नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट में बहुत तेज एक्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम कुछ खास मुद्दों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल गैस की कि आखिरकार नेचुरल गैस में अचानक ये क्यों तेजी आती हुई दिखी है, यहां से किस और नेचुरल गैस जा रहा है, क्या ट्रिगर्स है यहां से आगे के लिए, तो ये सबसे पहली बात जिस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा खरीफ की एमएसपी सरकार बढ़ाएगी, क्या मायने होंगे इसके एग्री कमोडिटीज के लिए, फसलों के लिए, किसानों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, इन सब पहलों पर बातचीत करेंगे। साथ ही मॉनसून की चाल सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या अपडेट है ताजा और क्या समीकरण यहां से मॉनसून को लेकर बन रहे हैं, इस सब पर भी हमारा फोकस रहेगा। आज हमारे साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता हैं और साथ ही एनसीएमएल के एमडी और सीईओ सिराज चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करेंगे नेचुरल गैस के साथ, जहां पर प्राइसेस हमने रिकॉर्ड ऊंचाई पर आते हुए देखे हैं। अगर आप यूएस में देखेंगे तो जो भाव है वो $9.36 प्रति एमएमबीटीयू पहुंच चुका है और जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ी है उसके कारण प्राइसेस में एक सर्ज आते हुए दिखा है। यूएस की तरफ से भी एक्सपोर्ट बढ़ा है और इन्वेंट्री घटती हुई नजर आई है। 728 पर आ चुका है। 700 के लेवल्स हमने पहले भी देखे थे, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी और एक शार्प रिबाउंड हमने 650 के लेवल से वापस नेचुरल गैस में आते हुए देखा है। सभी मेहमानों का स्वागत है शो में। किशोर, पहले तो आप बताइए, जो तमाम संकेत आप देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस के लिए, क्या ट्रिगर आप देख रहे हैं और जो ये तेजी बनी है कितनी जस्टिफाइड आपको नजर आ रही है? एक है यूरोपियन गैस प्राइसेस, जो हालांकि एनर्जी प्राइस रशियन सैंक्शंस के एक तनाव की वजह। दूसरी बात है कि यूएस का ड्राइविंग सीजन स्ट्रॉन्ग है एंड देन थर्ड रीजन इज कि चाइना। किशोर, आपकी आवाज़ बहुत प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे बात की जा रही है कि नेचुरल गैस में यहाँ पर जोरदार उछाल देखने को मिला है। एक तो चीन के बाजार यहाँ पर फिर से जुड़ते हुए नजर आए हैं। कच्चे तेल में लगातार तेजी है ही, $120 के आसपास के कारोबार हैं। और अगर हीटिंग ऑयल की बात की जाए, गैसोलीन की बात की जाए, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाइस पे है। तो क्लियरली इन्वेंट्रीज कम है, प्रोडक्शन कैचअप नहीं कर पा रही है। चीन के बाजार यहाँ पर खुले हैं। यूएस ड्राइविंग सीजन में फिर से लौटता हुआ नजर आया है और इवन एज डॉलर में हमने यहाँ पर उछाल फिर से आता हुआ देखा है। 102 के आसपास का बहुत ज्यादा प्रेशर उसका फिलहाल कच्चे तेल में एटलीस्ट नहीं है। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, दोनों ही प्राइसेस? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस टाइम जो क्राइसिस है वो सामने ही है, क्योंकि जो डिमांड कंसर्न है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो ड्राइविंग सीजन हो, चाहे वो यहाँ पर अगर देखें तो आगे हरिकेन सीजन भी आते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो सैंक्शंस लगे हैं यूरोप पर, उसकी वजह से नेचुरल गैस का जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम नेचुरल गैस में बनता हुआ दिखाई दिया है। साथ में जो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं और जो इन्वेंट्रीज हमने लास्ट टाइम देखी थी, गैसोलीन की इन्वेंट्री भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी थी, उससे भी प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल जो अभी हम देखें, जो फंडामेंटल सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी एक ऐसे मोड पर है जहाँ पर क्रूड और नेचुरल गैस दोनों को ही सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अभी कंटिन्यू जो ट्रेंड में है ये अभी रहेगा, क्योंकि सप्लाई अभी उतनी स्ट्रांगली नहीं बढ़ी है जितना कि डिमांड को एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस और क्रूड में हम आने वाले दिनों में तेजी का कंटिन्यू ट्रेंड आते हुए देखेंगे और एक्सपेक्टेड है कि भाव अभी और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो अभी भी डिस्टर्ब है, हमें लगता है कि उससे भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। किशोर, आप अपनी बात पूरी कीजिए नेचुरल गैस पे, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इस तेजी को, फिर चाहे वो बढ़ते टेम्परेचर्स हो, डिमांड स्ट्रांग हो, प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई हो। आप क्या ट्रिगर्स यहां से देखते हैं और प्राइसेस पे क्या व्यू है? आई थिंक प्राइसेस अभी भी दोनों एनर्जी प्राइसेस बेसिकली गैस और क्रूड ऑयल दोनों का प्राइसेस स्ट्रांग रहेगा। सो वन इज ओपनिंग अप ऑफ डिमांड, सेकंड इज दैट अभी आई थिंक रशियन एग्रेशन अभी कीव के ऊपर भी बढ़ रहा है, तो एक नया डेवलपमेंट है, उसके वजह से यूरोपियन गैस के ऊपर और प्रेशर रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी कि बढ़त यहाँ पर बरकरार रह सकती है अच्छी खासी तेजी के साथ। फिलहाल यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस में फिलहाल ट्रेड्स हैं। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ चीन खुल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ऑर्डर सबके सब यहाँ पर काफी रिबाउंड होते हुए हमने देखे हैं। फर्नेस कैपेसिटीज भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेटल्स में उस तरह की तेजी यहाँ पर नहीं है। किशोर, कैसे देखते हैं मेटल प्राइसेस आप? कल यहाँ पर सभी मेटल्स में तेजी थी, एल्यूमिनियम, जिंक में, आज वो मुनाफा वसूली में तब्दील होती हुई दिखी है।
I think, see, one is that strong dollar. I think the dollar rebound overnight और जो bond yields में जो बढ़त आया था वो overall commodity entire commodity market में थोड़ा बहुत pressure देखने के लिए मिल रहा है except the energy markets. So I think dollar का जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं जो metals पे play कर रहा है. Second is that कि जब तक यूएस चाइनीज रीओपनिंग है पोस्ट कोविड लॉकडाउन्स वगैरह, आई थिंक दैट विल स्टार्ट बूस्टिंग द डिमांड. मेरे हिसाब से आई थिंक अगले 2-3 हफ्तों में थोड़ा बहुत रिवाइवल ऑफ चाइनीज बाइंग आना चाहिए मार्केट में, एंड वो थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट दे सकता है. बट हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे आई थिंक कॉपर में मतलब इंट्राडे थोड़ा सा वीकनेस है. प्रॉब्ली 788 तक भी डाउन साइड मार्केट्स देख सकते हैं. और आई थिंक रेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स मोस्टली रेंज बाउंड रहना चाहिए, बट मैं डिप्स में इसमें एक बार खरीदारी का सलाह दे सकता हूं, बिकॉज अगर 2-3 हफ्ते का अगर व्यू लेके चलें तो एवरी डिप शुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी. ओके, तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है, लेकिन हाँ ज्यादातर मेटल्स में हमने एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा. आज भी ज्यादातर बेस मेटल्स ज्यादा निशान में ट्रेड कर रहे हैं. अनुज, क्विक कोई स्ट्रैटेजी है आपकी बेस मेटल्स में इंट्राडे या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से? देखिए, मुझे लगता है दीपाली जी की बेस मेटल में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि जिस तरह चाइना ओपन हुआ है और एक इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, साथ में जो क्रूड के भाव बढ़े हैं उससे भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिल सकता है. तो हालांकि आज एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा था 805 तक के लेवल गए थे, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है. तो यहाँ पे हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए. भाव अगर थोड़ा सा डिप और लेते हैं करीबन 787 के आसपास तक, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं. 782 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 799,802 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. तो अभी बेस मेटल के अंदर कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं. दूसरी तरफ एल्युमिनियम है, जहां पर हमने इन्वेंटरीज में काफी कमी आते हुए देखी है. हमें लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है. करीबन 235 के आसपास खरीदारी करें, 232 का स्टॉप लॉस लगाएं, 238 239 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं. तो एल्युमिनियम और कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए अच्छा बैट हो सकते हैं. ऑलराइट, तो यानी कि अगले 2-3 दिन के हिसाब से डिप्स पे खरीदारी करके ही यहाँ पर मेटल्स में आपको काम करना है. दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय आती हुई. सोने चांदी पर एक नजर डालेंगे, जहां पर कल की मुनाफा वसूली के बाद कुछ ठहराव अब प्राइसेस में देखने को मिला है. जो मेटल्स के फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि डॉलर में तेजी और जिस तरह से यील्ड्स में हमने बढ़त आते हुए देखी है, उसका नुकसान यहाँ पर सोने चांदी ने भी उठाया है. और इस वक्त $1840 पर आउंस के नीचे अंतर्राष्ट्रीय भावों और भारतीय बाजारों में भी 51,000 के नीचे हमने स्तर टूटते हुए देखे हैं. किशोर, क्या राय रहेगी अब सोने में? क्या नियर टर्म हाइज यहाँ पर बन चुके हैं? मनीषा, आई थिंक मार्केट्स को अभी तो कोई डिबेट है ही नहीं है कि अगले जून में मतलब ये महीने और जुलाई में भी दोनों में 50-50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर सकता है फेडरल रिजर्व. सो उस बेसिस पे ओवरऑल थोड़ा बहुत वीकनेस जो है हम लोग देखे थे पिछले कई हफ्तों में. बट आई थिंक ये जो $1830-1840 लेवल्स है वो काफी हद तक स्टेबलाइज हुआ. इवन डिस्पाइट थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स मजबूती के वजह से भी यहाँ पे हम लोग रेंज बाउंड मार्केट देख रहे हैं. आई थिंक इंट्राडे के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो नेगेटिव है वो प्राइस इन हो चुका है. मैं थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेके यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग का सलाह दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए. प्रॉब्ली 50,600 के आसपास जो इंट्राडे में अगर गिरता है तो अगस्त वायदा खरीदारी कर सकते हैं. 51,000 का अपसाइड टारगेट हो सकता है. सिल्वर अगेन 61,200 के आसपास अगर डाउन साइड में आता है तो वहां पे भी खरीदारी कर सकते हैं. 61,800 का टारगेट्स लेके चल सकते हैं अगर. बट आप देख सकते हैं दोनों में मैं टारगेट्स बहुत बड़ा नहीं है. सो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है, उसके अंदर हम ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चल रहे हैं बेसिकली टेक्निकल स्ट्रेटेजी से. बट फंडामेंटली कोई न्यूज नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है एज ऑफ नाउ बहुत बड़ा मूव आने के लिए. कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर में नहीं है. इनफैक्ट कल के सेशन में हमने सिल्वर में थोड़ी एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी थी, लेकिन वापस आज प्राइसेस नीचे 1% नीचे 61,614 पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है. संक्षेप में अनुज, एक सिल्वर पर अपनी स्ट्रैटेजी दीजिए. आपके हिसाब से क्या रेंज रह सकती है और आप भी क्या डिप्स पर बाय करेंगे या कोई और स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, बट हाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप्स की हो सकती है. बट करंट पे तो नहीं. हाँ, अगर भाव नीचे 61,000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 2180 2170 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर हम एक्यूमुलेशन होते हुए देख रहे हैं.
तो प्योरली इंट्राडे के लिए 61,000 के आसपास अगर लेवल्स मिलें इवनिंग सेशन तक, क्योंकि डेटा कोई मार्केट में ऐसा है नहीं जहां पर हम बड़ा मूव देखें, तो डेफिनेटली एक रेंज में मूवमेंट रहेगी। तो 61,000 के आसपास खरीदारी करें, 60,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 62,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल 60,000 से लेकर 63,000 ये काफी एक रेंज बन गई है जिसके अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। इनिशियली हमें लगता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर मार्केट नीचे करेक्ट होता है 59,000 58,000 तक के आसपास तक, तो एक अच्छा बाय बनेगा जहां पर हम एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे। तो लंबी गिरावट के लिए तो नहीं, बट हाँ अगर भावों में गिरावट मिलती है 1.5 से 2,000 पॉइंट की, तो वहां पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर सोने चांदी की तरफ से आती हुई, और ब्रेक में जाने से पहले एक व्यू यहाँ पर किशोर से रुपए पे भी ले लेते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा हमने ठहरावा आते हुए देखा है किशोर, लेकिन 102 के ऊपर यहाँ पर डॉलर इंडेक्स फिर से है, और कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट करती हैं कि वर्स्ट अभी हमारे पीछे नहीं है, और रुपया यहाँ पर शायद 78, 79, 80 तक के स्तर भी यहाँ पर कुछ बैंक्स अब देते हुए नजर आए हैं। See, I think यहाँ पे वन इज दैट कि ग्लोबल रिसेशन कितना सिग्निफिकेंट रहेगा। मेरे हिसाब से ग्लोबल रिसेशन वाकई आ रहा है, बट उसका जो इम्पैक्ट है माइल्डर रह सकता है, बिकॉज काफी हद तक हम लोग पिछले 2 रिसेशंस देखे थे, इधर पोस्ट लेमन क्राइसिस या यूरोपियन क्राइसिस के बाद भी। आई थिंक अभी इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर सिचुएशन में है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, बट मुझे लगता है कि मॉनेटरी फ्लोज जो भी है, इंडिया ऑलरेडी वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट आउटफ्लो, उसके बाद भी हम लोग डिफेंड कर पा रहे हैं। सो 78.5 79 इज पॉसिबल। 80 को बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंड होगा, और मेरे हिसाब से उससे बियॉन्ड डिप्रिशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो एनी दिस करंट लेवल्स बहुत ही टाइट रेंज बाउंड मार्केट, अगर आप एक महीने का अगर व्यू लेके चलते हैं, प्रॉब्ली 77.30 एंड 77.90 के आसपास, ये आई थिंक 50-60 पैसे का रेंज में ही पूरा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है, तो ये तो रुपए पर आउटलुक का फिलहाल 77.71 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटी से, खासतौर से बात करेंगे उन खरीफ फसलों की जिनकी एमएसपी सरकार बढ़ा सकती है, कितना इजाफा हो सकता है, क्या होंगे मायने, इस पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, और सबसे पहले मॉनसून का अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जहां पर केरल पहुंचने के बाद धीमा हुआ है मॉनसून। आईएमडी की खबरों के हिसाब से पिछले 2 दिनों में मॉनसून आगे नहीं बढ़ा है। जून के महीने की अगर अब तक बात की जाए तो 38% की डेफिशिएंसी के साथ यहां पर बारिश है, और अगले 2-3 दिन तक मॉनसून में कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने की उम्मीद भी नहीं है। मुंबई वालों को बता दें कि मॉनसून की पहली बारिश यहां पर 20 जून से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है। मॉनसून में जो देरी हो रही है, आईएमडी का कहना है कि उसका असर ओवरऑल बारिश पे नहीं पड़ेगा। फिलहाल फसलों की बुआई पर भी कोई असर नहीं है, और जहां तक आईएमडी ने मॉनसून फोरकास्ट कही है उसको उन्होंने 99% से बढ़ा के 103% नॉर्मल कर दिया है, यानी कि ऊपरी स्तर पर अब ये नॉर्मल यहां पर रहेगा। मॉनसून के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं खरीफ फसलों की भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बारिश होती है साल की। नियरली 70 to 80% जो रेनफॉल भारत को मिलता है वो इन 4 महीनों में यहाँ पर आता है। और खरीफ के जहां तक बात है, बुआई की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर बहुत जल्दी इसका एमएसपी डिसाइड किया जा सकता है, अनाउंस किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट फसलें इस सीजन में होती हैं वो है चावल, दालें, खाने के तेल, इसके अलावा मिलेट्स यानी कि कोर्स सीरियल्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट खरीफ फसल ये यहाँ पर होती है। कैसी रह सकती है फसल, इनिशियल यहाँ पर क्या देखने लायक है, सब जानने के लिए हमारे साथ सिराज चौधरी जी जुड़े हैं। सिराज नमस्कार। सबसे पहले तो मॉनसून को लेकर ही जो हल्की सी यहाँ पर डेफिशिएंसी और डिले है, इसे आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। मानसून से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इधर 2-3 महीने से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और उससे जाहिर जमीन भी सूखी है, और हमने देखा है कि वीट की फसल भी खराब हुई है, और इसलिए मानसून का इंतजार बहुत बेताबी से है। मगर जाहिर है कि इसमें
इंसान कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है। मगर मानसून पे इस बार बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा साल है कि जहाँ पे हर क्रॉप की, हर फसल की बहुत जरूरत है। और इस बार कम से कम हम इस स्थिति में नहीं है कि हम एक कमजोर या एक बहुत ही स्कैटर्ड मानसून से डील कर सके। तो इसलिए मानसून पे डिपेंडेंस इस साल पिछले सालों से हमारे ख्याल में कुछ ज्यादा है। जी सिराज जी, मानसून पर तो डिपेंडेंस है ही, लेकिन अगर हम खरीफ फसलों की बात करें, जैसे कि मनीषा जी ने भी जिक्र किया कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि हो सकता है खरीफ फसलों की जो एमएसपी है वो बढ़ती हुई दिखे। अब इंपॉर्टेंट ये है, रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि 5 से 20% का हाइक हो सकता है। अगर पिछले 1 से 3 साल का हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पर मिनिमम एमएसपी हाइक हुआ है। 2018-19 के बाद इतना सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना लाइकली आपको इस सिनेरियो लगता है 5 से 20% का हाइक, कंसीडरिंग कि हायर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, ऐसा है कि एमएसपी बढ़ना तो इस बार लाजमी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है और गवर्नमेंट तो एक फॉर्मूले पे चलती है जो कि वेल डिक्लेयर्ड है, और उसके आधार पे भी फर्टिलाइजर कॉस्ट जैसे बढ़ी है और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उनके आधार पे एमएसपी का बढ़ना तो होगा ही। अब वो किस क्रॉप में कितना बढ़े, ये सरकार को एक मौका है ये डायरेक्शन देने का कि कौन सी क्रॉप हम ज्यादा उगाना चाहते हैं और या किस क्रॉप पे हम कम फोकस करना चाहते हैं। हालांकि आजकल के हालात में सभी क्रॉप्स को ज्यादा उगाने की जरूरत है, मगर जैसा हमने पिछले 2-3 महीने में देखा है कि बहुत सी क्रॉप्स जो है वो अपने एमएसपी के ऊपर या एमएसपी के लगभग आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो शायद कंसर्न कम है इस बार कि किसान को एमएसपी या एमएसपी के आसपास के दाम नहीं मिलेंगे, और इसीलिए शायद हमारे पास एक मौका अच्छा आया है कि जिन फसलों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, ऑयल सीड्स का है, पल्सेस का है, उन पे एमएसपी थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाए बनिस्बत उन क्रॉप्स के जो कि नॉर्मली इस बार एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के आधार पे उनके दाम एमएसपी के आसपास या एमएसपी से थोड़े ऊपर हो सकते हैं। मगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमएसपी बढ़ाना एक चीज है और गवर्नमेंट के पास उन क्रॉप्स को प्रिक्योर करने का मैकेनिज्म या सिस्टम है कि नहीं है। जैसे लिस्ट तो बहुत सी क्रॉप्स की है, मगर उसमें गवर्नमेंट का प्रिक्योरमेंट किन क्रॉप्स का होता है ये डिपेंड करेगा फार्मर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर वो उन क्रॉप्स को लगाता है तो उसका कोई खरीदार होगा। और इसीलिए एमएसपी में इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है, और इसका एक पर्पस और भी होता है जो कि शायद गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं होती है, मगर वो हो जाता है कि जब एमएसपी बढ़ जाती है तो मार्केट को एक प्राइस डायरेक्शन मिल जाता है, जैसा आपने कहा कि ये शायद इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा। मगर मेरा ये मानना है कि ये ज्यादातर क्रॉप्स जो इस बार की हैं उसमें कोई ऐसी बड़ी क्रॉप नहीं है जो बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगी। ऑयल सीड जाहिर है कि बड़ी है, और पल्सेस में अभी भी कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ दालें हैं जिनके दाम एमएसपी से नीचे रहे हैं, मगर हमारे पास उनमें इंपोर्ट करने के भी ऑप्शन हैं। मगर ये बात सही है कि एमएसपी अगर बढ़ेगी तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को एक डायरेक्शन मिलेगा, जो कि सरकार के लिए शायद एक चिंता का विषय बन सकता है। जी, जिस तरह से सिराज कहा जा रहा है कि 5 to 20% का इजाफा हम यहाँ पर देख सकते हैं एमएसपी में, तो अगर ओवरऑल सब चीज़ें अगर देखी जाए, चाहे वो दालें हैं, खाने के तेल हैं, मेज़ है, मिलेट्स हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा इजाफा होगा, शायद चावल में उतना ना हो? सही अप्रोच यही होगा, क्योंकि इन क्रॉप्स को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। इनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। चावल के हमारे पास स्टॉक्स काफी हैं फिलहाल अभी भी, और खास करके साउथ में अगर हम देखें तो अभी भी एमएसपी से ऊपर चावल ट्रेड हो रहा है, तो चावल में शायद चिंता कम होगी। तो इसलिए चावल में जो एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इनपुट से रिलेटेड इंक्रीज होनी चाहिए वो हो सकती है, मगर बाकी क्रॉप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भी उन क्रॉप्स के दाम थोड़े या एमएसपी उनका थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि खास करके खाद्य तेलों में और लेंटल्स में हम चाहते हैं कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, और कुछ क्रॉप्स जो है जो खास करके पैडी से स्विच कराई जा सकती हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है एमएसपी बढ़ा के, मगर उसके लिए जरूरी है कि उसका एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी हो, क्योंकि खाली एमएसपी बढ़ाने से पूरा काम नहीं होता है। जी चलिए, शुक्रिया सिराज जी अपने व्यूज रखने के लिए इस खबर पर। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो सकती है जहां पर 5 से 20% का हाइक एमएसपी में हो सकता है। जैसे कि सिराज जी ने कहा कि जिन क्रॉप्स का प्रोडक्शन आमतौर पे कम होता है, जिनको लेकर इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी ज्यादा है, उन पर एमएसपी शायद ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे, ताकि एनकरेज हो फार्मर्स उनकी और बुआई के लिए। आप इस पूरी डेवलपमेंट पर, ये इन रिपोर्ट्स पर अनुज, एक क्विक कमेंट आपके क्या है?
देखिए दीपाली जी, मुझे लगता है कि अगर मानसून ठीक नहीं आता और अगर एमएसपी बढ़ता है तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वो कंसर्न रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो चना इस टाइम अभी एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर एमएसपी बढ़ता है तो किसानों को एक अच्छा अमाउंट मिलेगा और अगेन वो हम यहाँ पर डिपेंड रहते हैं इंपोर्ट पर, वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देंगे और उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। मगर सारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर डिपेंड करेगी मानसून पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून अभी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अगर मानसून नहीं आता है तो फिर हम एक तेजी यहाँ पर आते हुए देखेंगे और अगर एमएसपी बढ़ती है तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम प्राइसेस में आता हुआ दिखाई देगा। किशोर, जैसे आईएमडी ने कहा है कि 20 जून तक तो जो मॉनसून है वो मुंबई पहुंचेगा, यानी कि जो आगे की प्रोग्रेस है वो आगे और भी शायद डिलेड होगी। चाहे हम गुजरात या सेंट्रल इंडिया की यहाँ पर बात करें तो बुआई तो यहाँ पर थोड़ी सी डिले होती हुई नजर आएगी, जो हमने पिछले साल भी देखा था कि डिलेड मॉनसून था, नॉर्मल मॉनसून था, लेकिन सब कुछ एक डिले के साथ होता हुआ नजर आया। क्या वो कंसर्न अब भी यहाँ पर है? Manisha, traditionally delayed monsoon is associated with lower monsoon rainfall, but इस बार जैसा आपने बताया कि IMD ने एक्चुअली फोरकास्ट को अपवर्ड रिवीजन किया है 97 से 103 के आसपास, 97 98 का। बट आई थिंक यहाँ पे खासकर ये है कि जैसा आपने बताया कि सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल इंडिया का जो बुआई जो स्टार्ट होता है नॉर्मली 15 जून के बाद, 20 जून के बाद, अभी ये जुलाई में जाते हुए नजर आ रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट खरीफ से ज्यादा एक्चुअली रबी पे पड़ेगा, बिकॉज खरीफ का अगर हार्वेस्ट डिले हो गया तो रबी का जो सोइंग डिले हो जाता है, देन वो जो आपका जो विंटर जो क्रॉप्स है, स्पेशली जो आपको ठंड चाहिए होता है, वहां पे आपको अगर वो डिले हो जाता है तो आपको ईल्ड्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो मेरे हिसाब से एनी डिलेड मानसून आपको रबी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रादर देन खरीफ। जी, तो चलिए, मानसून का तो इंतजार है ही, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा डिलेड फिलहाल यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऑल्दो होप यही करते हैं, जो आईएमडी का कहना है कि ज़्यादा असर बारिश पर ओवरऑल नहीं होगा, फसलों की बुआई पर असर नहीं पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया किशोर और अनुज, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपने व्यूज़ तमाम कमोडिटीज़ पर देने के लिए। तो इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस में तरोत्रा के साथ। नमस्कार।